Hello and welcome back friend. Welcome back to another video tutorial from BioSeco. Today we will discuss a very important topic that is about RAS system. It is also known as by the name of renin-angiotensin aldosterone system, or also we can say renin-angiotensin aldosterone axis. It has a very important physiological function, and one of the most important physiological function of this system is that it regulates the or control the blood pressure and blood volume. So today we will learn that how this system activated and when this system activated. तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे कि ये सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है और कौन कौन से ऑर्गन्स इसके एक्टिवेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कैसे ये एक्टिवेशन होता है और कैसे फिर जो ब्लड वॉल्यूम जो डिक्रीज हुआ रहता है या फिर ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज किया हुआ रहता है वो फिर कैसे राइज अप करता है। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको फिजियोलॉजी में जाने से पहले हम लोग अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके अगर इसका फिजियोलॉजी को समझना चाहे तो सपोज कि आई हैड अ सिवियर एक्सीडेंट, मेरे को कोई एक्सीडेंट हो गया, सपोज समवन हैज एन सिवियर एक्सीडेंट, किसी को एक्सीडेंट हो गया तो उसका क्या होगा दैट कंटिन्यूसली ब्लड विल लूज आउट फ्रॉम हिज बॉडी। तो ब्लड लूज आउट होने के कारण क्या होगा कि उसका जो कैपिलरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर लो होगा। तो ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर जो लो हुआ तो वो कैसे ये सिस्टम जो रास सिस्टम है उस एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट जब कॉज होता है, ब्लड का लूज आउट होता है फ्रॉम द बॉडी, उस समय क्या होता है ना कि ये सिस्टम एक्टिवेटेड होता है, रास सिस्टम। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि ये रास सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है। उस समय जो ब्लड वॉल्यूम जो गिर गया होता है या फिर जो ब्लड प्रेशर में डाउनफॉल होता है वो फिर कैसे राइज अप होता है और ये कंट्रोल करता है, फिर से ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कंडीशंस पे ले आता है। इसको आज हम लोग जानेंगे डिटेल में। तो सपोज ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसका, तो पेशेंट का। एट द पेशेंट इज कंटिन्यूसली लूजिंग आउट ब्लड, मतलब ब्लड कंटिन्यूसली उसके लूजिंग आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो दो ऑर्गन्स व्हिच आर मेजरली प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्टिवेशन ऑफ RAS system are the first one is central nervous system, सेकेंड होता है आपका किडनी, थर्ड होता है आपका लीवर, फिर होता है आपका लंग्स, फिर आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड, इसका कॉर्टेक्स रीजन। तो ये सारे ऑर्गन्स कैसे ये जो रास सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है टू कंट्रोल। तो मतलब जो ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम है उसको इनिशियल कंडीशन फेज पे कैसे था, दैट इज नॉर्मल कंडीशंस पे फिर ब्लड वॉल्यूम को या फिर ब्लड प्रेशर को ले आता है। तो ये सारे ऑर्गन्स कैसे कैसे इस पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सपोज अगर पर्सन का मेजर एक्सीडेंट कॉज हुआ तो क्या होगा, ब्लड कंटिन्यूसली लूज आउट होगा। तो अगर ब्लड कंटिन्यूसली लूज आउट होगा इसका मतलब क्या, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। और सेम वे में क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो ब्लड में अभी क्या है, पेशेंट में नॉर्मल कंडीशन, अभी क्या जब एक्सीडेंट कॉज हुआ तो क्या हुआ ना कि ब्लड वॉल्यूम अभी कम है पेशेंट में एंड ब्लड प्रेशर भी कम है। तो अब यहाँ पे रास सिस्टम का रोल प्ले होता है क्योंकि उसको फिर से ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल कंडीशंस पे लाना है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कंडीशंस पे लाना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज किडनी। तो हम लोग में दो किडनी होता है पता है, और किडनी का अगर डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। तो हम लोग के केस में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, तो हम लोग अगर एक किडनी में होता है आपका 1.2 मिलियन नेफ्रॉन एंड अगर बोथ द किडनी को मिलाएं तो ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम लोग कंसीडर करें नेफ्रॉन्स को तो नेफ्रॉन्स के कंसिडरेशन में अगर बोले तो हम लोग मिलियनियर हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऐसे करके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये आपका ऐसे करके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन्स का हम डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं, ठीक है। हो गया आपका
ये ग्लोमेरुलाई हो गया। ठीक है, ये ग्लोमेरुलाई हो गया। अब जो ब्लड लाता है किडनी में, क्या होता है, ब्लड जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन होता है। तो ऑलमोस्ट 120 ml ऑफ ब्लड पर मिनट फिल्ट्रेशन होता है कहाँ, नेफ्रॉन्स में। तो सपोज जो नेफ्रॉन्स में जो ब्लड लेके आया वो कौन लेके आएगा, दैट इज आपका लेके आएगा एफरेंट आर्टेरियोल। तो सपोज ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल है ये, और ये क्या हो गया आपका इफेरेंट आर्टेरियोल, जिससे ब्लड फिर आपका वेनस के थ्रू फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा और यहाँ से ब्लड आपका एंट्री करेगा। ठीक है, तो ब्लड पेशेंट में क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कंटिन्यूसली लूज आउट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू ये जो किडनी है इसमें ब्लड का जो वॉल्यूम होगा वो भी कम आएगा। मतलब जैसे नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा था, 120 ml ऑफ ब्लड पर मिनट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर्सन में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ब्लड का कमी है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली लूज आउट हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम में तो कमी है। तो ये जो GFR है दैट इज, अब ये क्या होगा, ग्लोमेरुलाई के थ्रू ये इंटर करेगा कहाँ, नेफ्रॉन्स में, फिर वहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में कितना होता है, दैट इज 120 ml पर मिनट। लेकिन मेजर एक्सीडेंट कॉज होने के कारण क्या होगा कि उसका ब्लड वॉल्यूम में कमी होगा। तो ब्लड वॉल्यूम में कम होगा, इसका मतलब क्या है कि उसका GFR भी रिड्यूस होगा, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो GFR अगर कम हुआ तो नेफ्रॉन्स को कम ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड मिलेगा। तो ये जो आपका नेफ्रॉन्स होता है उसके ऊपर कुछ सेल्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द नेफ्रॉन्स, ऐसे करके ये ऑल ओवर द नेफ्रॉन्स सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या होता है ना कि अभी जैसे कि अभी जो ब्लड वॉल्यूम आया वो क्या कंटेन करेगा, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सेल्स है, तो जब जो फिल्ट्रेट जो गया अंदर नेफ्रॉन्स में, तो यहाँ जो फिल्ट्रेट हुआ उस फिल्ट्रेट से क्या होता है कि सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है ये सेल्स के थ्रू, ये सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है तो ऑलमोस्ट अगर मान लीजिए कि अगर 100% फिल्ट्रेशन में एक 100% फिल्ट्रेट में अगर 100% सोडियम प्रेजेंट है, तो उसमें से क्या होता है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट 65 to 75% ऑफ सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग लेके चलते हैं दैट इज 65%। अब ये क्या होगा, ये फिल्ट्रेट अंदर जाएगा, ऑल ओवर द नेफ्रॉन मूव करेगा ये फिल्ट्रेट, और नेफ्रॉन्स में ऐसे करके जाते जाते ये फिर आपका नेफ्रॉन फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो एफेरेंट आर्टेरियोल है, तो जब भी रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो उसको एक्टिवेट, अगर ब्लड वॉल्यूम में अगर कमी आया, ब्लड प्रेशर भी कमी आया, तो नेफ्रॉन्स, ये ऑर्गन, ये सबको कैसे पता चलेगा कि ब्लड वॉल्यूम कम है या ब्लड प्रेशर कम है। तो उसके लिए क्या होता है ना, यहाँ पे एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो। तो ये स्मूथ मसल सेल्स ये ऑल ओवर द ऐसे आर्टेरियोल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जैसे ब्लड वॉल्यूम कम आया, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो जैसे ब्लड वॉल्यूम कम है या ब्लड प्रेशर कम है, तो ये क्या करेगा, ये जो स्मूथ मसल सेल्स है जो इसके वॉल पे है, ये क्या करेगा, इसके स्ट्रक्चर में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएगा और इस तरह क्लस्टर्स ऑफ सेल टाइप से ये फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो स्मूथ मसल से क्लस्टर्स ऑफ स्मूथ मसल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू लो वॉल्यूम, लो ब्लड वॉल्यूम या लो ब्लड प्रेशर, ये क्या करेगा आपका, फिर इसके स्मूथ मसल्स के कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएगा और ये फिर इसको हम लोग एक यहाँ पे नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉल्किसन। पॉल्किसन, तो पॉल्किसन क्या है, तो पॉल्किसन एक स्मूथ मसल सेल्स, ग्रुप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स है, और वो ग्रुप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स क्या करता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड वॉल्यूम है उसको मेयर करता है, मतलब उसको सेंस करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉल्किसन है वो क्या है आपका, जनरली ये है आपका ब्लड वॉल्यूम मेयर डिवाइसेस, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर
मेयर्स डिवाइसेस, मेयर्स डिवाइसेस, और इसको हम लोग बोलते हैं बेसो रिसेप्टर्स, दैट इज बेसो रिसेप्टर। ठीक है, तो सबसे पहला जो ब्लड में, अगर ब्लड वॉल्यूम में एक्सीडेंट के कारण ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो सबसे पहले उसको सेंस कौन करता है? ये एफरेंट आर्टरियोल है। एफरेंट आर्टरियोल में वहाँ स्मूथ मसल सेल्स है, वो स्मूथ मसल ब्लड वॉल्यूम में कमी होने के कारण ये स्मूथ मसल सेल्स, जो कि आपका ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर मेयर डिवाइसेस बोलते हैं हम लोग इसको, ये सेंस कर लेता है कि ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम है और ब्लड प्रेशर कम है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर मेयर डिवाइसेस। और इसको हम लोग नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉल्किसन, और इसको हम लोग बैरो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो जो सबसे पहला सेंस किया कौन किया? ये आपका पॉल्किसन। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब ये फिल्ट्रेट, ये जो ब्लड है, ब्लड मूव करने लगा एफरेंट आर्टरियोल टू एफरेंट आर्टरियोल, तो बीच में इसको क्या मिला? ग्लोमेरुलाई। ये क्या आपका ग्लोमेरुलाई, ठीक है। अब ग्लोमेरुलाई से ब्लड फिल्ट्रेट होगा, तो ऑलमोस्ट 120 ml ऑफ ब्लड पर मिनट फिल्ट्रेट होता है। तब ब्लड वॉल्यूम कम है, तो अब ये फिल्ट्रेट इंटर किया, ठीक है। अब ये इंटर किया तो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं ऐसे प्रोक्सिमल पीसीटी में, ऑल ओवर द नेफ्रॉन्स में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो सोडियम आयन है उसका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर मान लीजिए 100% सोडियम आयन है, तो 65% सोडियम आयन का, ऑलमोस्ट 65 to 75% सोडियम आयन का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है ये सेल्स के थ्रू। उसके बाद जो फिल्ट्रेट मूव करते जाता है, और यहाँ अर्ली डीसीटी या फिर लेट डीसीटी जो है यहाँ पे, यहाँ तक पहुँचता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे भी ये जो सेल्स है, ये सेल्स के थ्रू सोडियम का फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे कितने सोडियम्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है? तो ऑलमोस्ट 25% ऑफ सोडियम्स का आयन का फिर से यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे 65, यहाँ पे 25, तो कितना हो गया? ऑलमोस्ट 90%। तो 90% का सोडियम आयन का फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है इन रीनल ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या हुआ? जो बचा 10%, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि और जो डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे ऐसे करके कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं पैचेस में, पैचेस का फॉर्म में, ऐसे करके डार्क पैचेस के फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये डार्क पैचेस ऐसे रहता है। इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैकुला डेंसा, दैट इज मैकुला डेंसा, ठीक है। तो मैकुला डेंसा क्या करता है? तो मैकुला डेंसा भी क्या करता है कि ये सेंस करता है कि ब्लड में सोडियम का कंसंट्रेशन कम है। अगर मान लीजिए, अगर ग्लोमेरुल जो फिल्ट्रेट है, जो ये मूव कर रहा है नेफ्रॉन्स के थ्रू, ये अगर फिल्ट्रेट में ही कम है, अगर फिल्ट्रेट कम है, इसका मतलब क्या होगा? उसके अंदर जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो भी कम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जब ये फिल्ट्रेट लो वॉल्यूम में मूव करेगा, तो इस जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहां पे क्या करेगा? ये जो पैचेस में जो है सेल्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकुला डेंसा, ये क्या करेगा कि जो 10% सोडियम बचा, इसको सेंस करेगा कि ब्लड में सोडियम का कंसंट्रेशन कम है। तो ये फिर क्या करेगा? ये आपको सिग्नल देगा, इसको, किसको ना, आपका देगा पॉल्किसन को, कि ब्लड में सोडियम का कंसंट्रेशन कम है, तुम रेनिन और ज्यादा रिलीज करो। तो पॉल्किसन क्या करता है? ये पॉल्किसन जब सबसे फर्स्ट टाइम पॉल्किसन जब सेंस करता है, तो ये सबसे पहले क्या रिलीज करता है? दैट इज ये रेनिन रिलीज करता है। तो रेनिन शुरू में प्रो रेनिन का फॉर्म में रहता है, फिर वहां कैलिकेरिन प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर कैलिकेरिन प्रोटीन प्रो रेनिन को फिर रेनिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये रेनिन फिर ये भी किस में गया? ब्लड में, एफरेंट आर्टरियोल में। अब ये रेनिन सबसे पहला ये, तो अगर देखें पॉल्किसन का काम, तो पॉल्किसन कितने फंक्शंस को कैरी आउट किए? सबसे पहला फंक्शंस को कैरी आउट किया कि ये आपका सोडियम ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम मेयर डिवाइसेस, मतलब ये ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को सेंस करता है। और दूसरा चीज क्या करना है? ये रेनिन रिलीज करता है, दैट इज रिलीज रेनिन। प्रो रेनिन रहता है, फिर उसको कैलिकेरिन प्रोटीन का प्रेजेंस में फिर वो प्रो रेनिन कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में। तो सबसे पहला रेनिन रिलीज किया कौन? इट इज पॉल्किसन। इसका दो एक्टिविटी है, तो सेंस किया ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम को। दूसरा एक्टिविटी क्या देखे कि ये रेनिन रिलीज किया, ठीक है। अब ये फिर फिल्ट्रेट गया नेफ्रॉन्स में फिर सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, पीसीटी में हुआ, फिर यहाँ पे डीसीटी में हुआ, दैट इज
एंड ऑफ असेंडिंग, क्या बोलते हैं उसको, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे भी फिर सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, तो ऑलमोस्ट 25% का यहाँ पे हुआ और 65% का ये सेल्स के थ्रू हुआ, तो ऑलमोस्ट 90% का जो सोडियम है उसका एब्जॉर्प्शन यहीं पे हो गया। लेकिन जो 10% बचा, तो यहाँ पे जो अर्ली डीसीटी है, यहाँ पे क्या होता है कि पेचेस में सेल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकुला डेंसा। मैकुला मीन्स होता है पैचेस, दैट इज पैचेस, और ये पैचेस डार्क फॉर्म में होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मैकुला डेंसा। तो ये क्या करता है कि ये सोडियम का कंसंट्रेशन को फिल्ट्रेट में सेंस कर लेता है कि सोडियम का कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट में कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो फिल्ट्रेट जो आया फिल्ट्रेशन होके ये जो मूव कर रहा है ग्लोमेरुलाई से, ये फिल्ट्रेशन जब कम रहेगा, ब्लड वॉल्यूम कम रहेगा, इसका मतलब सोडियम कम रहेगा। तो सोडियम को ये सेंस कर लेता है कौन? मैकुला डेंसा। और फिर ये मैकुला डेंसा, ये जो आपका पॉल्किसन है, इसको सिग्नल भेजता है, हेल्प करता है कि अरे ब्लड वॉल्यूम में आपका सोडियम का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम कम है, तुम और रेनिन रिलीज करो। तो ये जो मैकुला डेंसा क्या रिलीज करता है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या रिलीज करेगा? दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। ये दोनों का रिलीज करता है किसमें? पॉल्किसंस में, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है इसमें रिलीज करता है, और इसको स्टिमुलेट करता है कि तुम और ज्यादा रेनिन रिलीज करो। तो ये फिर मैकुला डेंसा इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ज्यादा रेनिन को रिलीज करने में। फिर ये क्या करता है आपका, ये जो पॉल्किसन है और ज्यादा रेनिन का रिलीज करता है, कहाँ? आपका ब्लड में। तो ये जो पॉल्किसन है, तो अगर डिफरेंस देखें तो क्या है, पॉल्किसन क्या है आपका? ये ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम मेजर डिवाइस है। लेकिन जो आपका मैकुला डेंसा है वो क्या है? सोडियम मेजर डिवाइस है। ये मैकुला डेंसा क्या है आपका? सोडियम मेजर डिवाइस। तो पॉल्किसन क्या है आपका? ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम मेजर डिवाइसेस। वाइल आपका ये क्या है? मैकुला डेंसा वो क्या है? दैट इज सोडियम मेजर डिवाइसेस। ये जो पॉल्किसन है वो कहाँ प्रेजेंट है ना? पॉल्किसन प्रेजेंट है आपके किसमें? दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल में। लेकिन ये जो मैकुला डेंसा है इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो जितने भी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है हम लोग बॉडी में, दैट इज 1.2 मिलियन एक किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर दोनों किडनी का लेके चले तो ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है हम लोग में। तो 2.5 अगर मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका मतलब कि 2.5 मिलियन पॉल्किसन, ये आपका क्या बोलते हैं, मैकुला डेंसा, और ये पॉल्किसन प्रेजेंट है। तो ऑलमोस्ट 2.5, तो जितना नेफ्रॉन्स उतना पॉल्किसन और ये मैकुला डेंसा। तो ये जो सोडियम मेजर डिवाइसेस और एक ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम मेजर डिवाइसेस, ये दोनों को एक कंबाइनली हम लोग एक नाम देते हैं। ये दोनों को हम लोग कंबाइनली एक नाम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस इज एपारेटस। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस क्या है? तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस जनरली क्या है आपका? पॉल्किसन और मैकुला डेंसा का मिक्सअप है। ये दोनों कोऑर्डिनेटली वर्क करता है, और फिर आपका जो ब्लड वॉल्यूम है या फिर ब्लड में जो आपका क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल करने में या फिर अप रेगुलेट करने में हेल्प करता है बाय रिलीजिंग रेनिन। तो एक है आपका ये पॉल्किसन हो गया आपका ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर मेजर डिवाइसेस, वाइलेज आपका ये जो मैकुला डेंसा है ये आपका सोडियम मेजर डिवाइसेस। ये जो पॉल्किसन है ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल में प्रेजेंट है, वाइलेज ये जो आपका मैकुला डेंसा है ये नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट है। अब रेनिन चला आया कहाँ? दैट इज ब्लड में। रेनिन आ गया ब्लड में। अब सेकेंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? आपका होता है दैट इज ये क्या है आपका? ये लीवर। तो लीवर क्या होता है? लीवर्स मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ क्या? हेपेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीवर में। ये क्या है आपका? हेपेटोसाइट सेल्स। ठीक है। तो हेपेटोसाइट सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? लीवर्स में। तो हेपेटोसाइट सेल्स क्या फॉर्म करते हैं? हेपेटोसाइट सेल्स आपका रिलीज करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन, जैसे हो गया कि ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन में भी
अल्फा बीटा, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन का नहीं करते हैं क्योंकि गामा ग्लोबुलिन क्या है आपका, एक एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन है वो। फिर आपका बिलिरुबिन है। तो इस तरह करके ये सब प्रोडक्ट्स ये रिलीज करते हैं। तो इस जगह पे ये क्या रिलीज करता है, और एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन, दैट इज एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, तो ये हेपेटोसाइट सेल्स फ्रॉम लीवर, ये एंजियोटेंसिनोजेन कहाँ रिलीज किया आपका, दैट इज एंजियोटेंसिनोजेन आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज किया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज किया लीवर को एंजियोटेंसिनोजेन। तो ये लीवर का सेकेंड काम हो गया। अगर इसको हम लोग और देखें ब्रीफली, तो इसके बाद क्या होता है कि इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब ये जो आपका एफरेंट आर्टरियोल है, ये फिर आपका कहाँ चला जाएगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके कनेक्ट हो जाएगा वेन्यूल्स के थ्रू, और ये फिर ब्लड अलॉन्ग विथ रेनिन, ये फिर आपका कहाँ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सपोज अगर मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ रेनिन को, सपोज ये ग्रीन वाला आपका रेनिन है, ठीक है, ये ग्रीन क्या है आपका, रेनिन। तो अलॉन्ग विथ ब्लड रेनिन भी मूव किया थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल, और ये फिर वेन्यूल्स के थ्रू कहाँ चला गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो रेनिन आ गया आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इनिशियली जब ये हेपेटोसाइट सेल जब एंजियोटेंसिनोजेन 2 रिलीज करता है, तो ये कितने अमीनो एसिड्स के होते हैं, तो ये होते हैं आपके अबाउट 14 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है किया, हेपेटोसाइट्स का जो आपका ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है, ये क्या करता है, ये जो रेनिन आया और ये एंजियोटेंसिनोजेन हेपेटोसाइट सेल से आया, ये रेनिन क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें ना, इसको कन्वर्ट कर देगा आपका एंजियोटेंसिनोजेन 1 में, एंजियोटेंसिनोजेन, सॉरी इसको ब्लैक से लिख देता हूं। तो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिनोजेन 2 में, दैट इज एंजियोटेंसिनोजेन 2 में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी 1 में कन्वर्ट कर देगा, 1 में कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन को 1 में, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन फिर कहाँ जाएगा, लंग्स के थ्रू, लंग्स के पास से मूव करेगा। अब लंग्स क्या करेगा, फिर इसको आपको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनोजेन 1 को किसमें ना, एंजियोटेंसिनोजेन 2 में। फिर ये एंजियोटेंसिनोजेन 1 कन्वर्ट हो जाएगा आपका एंजियोटेंसिनोजेन 2 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लंग्स में ऐसा क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिनोजेन 1 एंजियोटेंसिनोजेन 2 में। तो लंग्स में क्या होता है कि वहां पे एक इंपॉर्टेंट इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग इंजाइम्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग इंजाइम है, ये इंजाइम आपका लंग्स में कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रोक्यूल में या फिर आपका अल्वोलाई में, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अल्वुलाई में तो नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी कि अल्वुलाई में अगर प्रेजेंट होगा, मान लीजिए ये आपका लंग्स है, तो यहाँ पे आपका अल्वुलाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो अल्वुलाई कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, लंग्स में। तो अल्वुलाई क्या है आपका, एयर सैक है या फिर ब्लड सैक है, ऑब्वियस सी बात है एयर सैक है। तो अगर एयर सैक है तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लड इसके अंदर इंटर नहीं करेगा। तो ये जो अगर ब्लड इसके अंदर इंटर ही नहीं करेगा तो फिर अल्वुलाई तो रोल ही नहीं प्ले करता। इसका मतलब एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो आपका अल्वुलाई में नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि अल्वुलाई क्या है आपका एयर सैक है, न कि ब्लड सेल। ब्लड सैक नहीं है, उसमें तो एयर रहता है आपका। तो क्या होता है ना कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका ये जो होता है क्लोजली पास होता है किसका, इसके कैपिलरीज पास होते हैं किसका, अल्वुलाई के एकदम नियर। तो ये जो इंडोथेलियल सेल्स है ये क्या है आपका इनवर्ड इंडोथेलियल सेल्स है। तो ये इंडोथेलियल सेल्स के ऊपर क्या होता है आपका इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या है आपका एंजियोटेंसिनोजेन
एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या कर रहा है, ये एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है ना, आपका कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन को, एंजियोटेंसिनोजेन 1 को किसमें ना, एंजियोटेंसिनोजेन को 2 में। अब क्वेश्चन हम यही पूछे थे कि एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है कहाँ, जो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके जो इंडोथेलियल सेल्स है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, एक्टो एंजाइम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एक्टो एंजाइम। एक्टो एंजाइम क्यों, क्योंकि ये जो इंडोथेलियल सेल्स है उसके ऊपर प्रेजेंट है, ना कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो फिर ये एक्टो एंजाइम क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजेन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजेन 2, और ये जो एंजियोटेंसिनोजेन 2 है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है ये कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, ये जो एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिनोजेन 1 को किसमें ना, एंजियोटेंसिनोजेन को 2 में। ठीक है, अब दूसरा काम ये करता है कि ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें आपका प्रेजेंट है ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन क्या है आपका, ब्रेडिकाइनिन है आपका वैसोडायलेटर। ब्रेडिकाइनिन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, ये होता है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्रेडिकाइनिन प्रेजेंट होता है। ये सपोज ये आपका क्या है, दैट इज ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन क्या है, वैसोडायलेटर है। तो क्या करता है कि सबसे पहला काम तो ये एंजियोटेंसिनोजेन 2 को एंजियोटेंसिनोजेन 2 में, एंजियोटेंसिनोजेन 1 को एंजियोटेंसिनोजेन 2 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वैसोकंस्ट्रिक्टर को एक्टिवेट कर दिया। सेकेंड काम एक साथ साथ वो क्या करता है कि ये जो ब्रेडिकाइनिन है, ब्रेडिकाइनिन क्या है, वैसोडायलेटर है, तो ये क्या करता है ना, ये जो ब्रेडिकाइनिन है उसको ब्रेक कर देता है, किसमें ना, स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में, किसका, ब्रेडिकाइनिन में। ब्रेडिकाइनिन मतलब ये क्या करता है, इसको ब्रोक कर देता है, तोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट द सेम टाइम एक जगह ये क्या कर रहा है कि वैसोकंस्ट्रिक्टर को एक्टिव, एंजियोटेंसिन 2 को जो स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर है उसको एक्टिवेट कर रहा है, उसी के साथ कोऑर्डिनेटली क्या कर रहा है ना, ये आपका ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक डाउन कर रहा है। ब्रेडिकाइनिन क्या है ना, आपका वैसोडायलेटर है जो ब्लड में प्रेजेंट रहता है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। तो ये पेशेंट का सर्कुलेटरी सिस्टम था। तो समझिए, सपोज कीजिए पेशेंट एक मेजर एक्सीडेंट उसके साथ कॉज हुआ जिसके कारण वो कंटिन्यूसली ब्लड का लूज आउट कर रहा है। तो ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या, ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कम है। तो ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एफरेंट आर्टरियोल में, मतलब जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम पल्मोनरी आर्टरी है उसमें क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम रहेगा। तो जब एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू जब ब्लड इंटर करेगा तो वो कहाँ जाएगा, किडनी को ब्लड मिलता है, किडनी में वहां फिर ग्लोमेरुला में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो जब ये ब्लड इंटर किया किडनी में, ठीक है, किडनी के पास, तो ग्लोमेरुला में क्या होगा, ये फिल्ट्रेट अंदर जाएगा। ठीक है, तो जब ये एफरेंट आर्टेरियोल में जैसे ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम ये पेशेंट में कम हुआ, इसमें क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियोल में जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो स्मूथ मसल सेल्स में चेंजेस आ जाता है। क्यों, ड्यू टू लो ब्लड वॉल्यूम एंड लो ब्लड प्रेशर। तो लो ब्लड वॉल्यूम एंड लो ब्लड प्रेशर के चेंजेस आ जाने के कारण ये जो स्मूथ मसल के सेल्स है उसमें अल्टरेशंस आते हैं, उसके क्या बोलते हैं आपको, एनाटॉमिकली उसमें चेंजेस आता है, एक क्लस्टर्स और ग्रुप्स ऑफ टाइप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं पॉल्किसन। ये पॉल्किसन क्या है ना, ये पॉल्किसन है आपका ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड वॉल्यूम मेयर डिवाइसेस बोलते हैं हम लोग इसको। ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम मेयर डिवाइसेस क्यों बोलते हैं, मतलब कि अगर ब्लड में ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर कम है तो उसको ये सेंस करता है और रिलीज करता है, दैट इज प्रोरेनिन। लेकिन प्रोरेनिन क्या होता है कि फर्दर आपका कैलिक्रिन प्रोटीन्स का प्रेजेंट में प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, रेनिन में। तो जनरल से डायरेक्ट अगर बात करें इसका कंक्लूजनली, तो पॉल्किसन क्या रिलीज किए, लो ब्लड वॉल्यूम लो ब्लड प्रेशर को पहले सेंस किया और ब्लड में रिलीज किया, दैट इज रेनिन। ठीक है, इसको हम लोग बेसो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अब ये फिल्ट्रेट, ये ब्लड मूव करने लगा ऑल ओवर द आर्टेरियोल। अब मूव करते करते ये कहाँ गया, ग्लोमेरुलाई पास
अब ग्लोमेरुलाई में फिर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। तो जब ग्लोमेरुलाई में जब फिल्ट्रेशन होगा तो नॉर्मली 120 ml ऑफ ब्लड पर मिनट फिल्ट्रेट्स होता है। तो इसका मतलब कि क्या होगा, जब इसमें कमी है तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, इसमें कम होगा। तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो जिसके कारण क्या होगा कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर ब्लड वॉल्यूम कम है, अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड वॉल्यूम अगर कम है इसका मतलब क्या होगा, ब्लड स्लोली मूव करेगा या फिर स्पीड मूव करेगा ऑल ओवर द नेफ्रॉन, स्लो मूव करेगा। तो क्यों, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम है तो स्लो मूव करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे सेल के थ्रू, ये एब्जॉर्प्शन का स्पीड कैसा रहेगा, मतलब कि ये इजीली सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। अगर अभी जो फिल्ट्रेट है वॉल्यूम कम है तो स्लोली मूव कर रहा है, तो ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, स्लोली होगा या फास्ट होगा, इजीली होगा या फिर टफ होगा, इजीली होगा। क्योंकि सपोज कीजिए आप ये यहाँ पे ये सेल्स हो, ठीक है, आप ये सेल्स हो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से मैंगो, बहुत सारे मैंगो आपका मूव कर रहा है ऑल ओवर द नेफ्रॉन। अब मैंगो मूव कर रहा है तो अगर मैंगो अगर धीरे 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 मूव कर रहा है तो आप सारे मैंगोज को एक एक करके पकड़ लोगे, कर लोगे। लेकिन अगर मैंगो पूरा स्पीड मूव कर रहा है तो आप हो सकता है एक आध भी मैंगो पकड़ पाओगे, उतना अच्छा से एफिशिएंसी नहीं हो पाएगा। तो सेम चीज है यहाँ पे कि फिल्ट्रेट क्या होता है ना, आपका स्लोली मूव कर रहा है, इसका मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होगा। ऑलमोस्ट 65% सोडियम आयन का यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होगा और फिर ये फिल्ट्रेट मूव करते जाएगा ऑल ओवर द नेफ्रॉन। अब मूव करते फिर यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि फिर से सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। यहाँ ऑलमोस्ट 25% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो इधर 65 इधर 25, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 90% सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। बचा आपका 10%। 10% में क्या होता है, यहाँ पे पैचेस में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेट लॉन्ग पैचेस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं मैकुला डेंसा। मैकुला मतलब होता है पैचेस और डार्क कलर है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मैकुला डेंसा। ये होता है आपका सोडियम मेयर डिवाइसेस। सोडियम मेयर डिवाइसेस कहने का मतलब ये है कि ये सोडियम आयन को सेंस कर सकता है कि अगर ब्लड में सोडियम का सेंस लेवल कम है या ज्यादा, तो इसको हम लोग यहाँ नाम देते हैं दैट इज कीमो रिसेप्टर। ये मैकुला डेंसा को हम लोग क्या बोलते हैं, कीमो रिसेप्टर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कीमो रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या है आपका पॉल्किसन बेसो रिसेप्टर, ठीक है। अब ये जो आपका मैकुला डेंसा है ये सेंस किया कि ब्लड में सोडियम का कंसेंट्रेशन कम है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और आपका क्या रिलीज करेगा, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। तो नाइट्रिक एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेगा यहाँ पॉल्किसंस में और इसको स्टिमुलेट करेगा कि तुम और ज्यादा रेनिन रिलीज करो। तो ये क्या करेगा ना, और ज्यादा रेनिन रिलीज करने लगेगा और फिर रेनिन आपका एफरेंट आर्ट्रियोल में एंटर कर जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने रेनिन को ग्रीन कलर में दिखाया, फिर ये रेनिन ऑल ओवर द जनरलाइज सर्कुलेटरी सिस्टम वेन्यूल्स के थ्रू मूव होकर फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर जाएगा। यहाँ पे और एक चीज आता है कि ये तो आपका इंटरनलाइज सिस्टम हो गया, इंटरनलाइज सिस्टम हो गया कि आपका ये जो ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड रास सिस्टम को जो एक्टिवेट कर रहा है, कौन कर रहा है, एक आपका ये हो गया पॉल्किसन और एक हो गया आपका मैकुला डेंसा, जिसको कंबाइनली हम लोग क्या नाम दिए, दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस। ये दोनों मिल के क्या किया, आपका रास सिस्टम को एक्टिवेट किया। लेकिन ये हो गया आपका इंटरनलाइज सिस्टम। एक होता है एक्सटर्नलाइज सिस्टम, मतलब कि इसके साथ ऐसा और एक कौन सिस्टम है जो कि रास सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टमिक आर्च आर्क प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टमिक आर्क है आपका, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये आपका सिस्टमिक आर्च आर्क है, ये आपका सिस्टमिक आर्क, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कैरोटिड, कैरोटिड साइनस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैरोटिड साइनस। इसके पास भी कैपेबिलिटी होता है कि ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर को
सेंस कर लेने का। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली सेंस कर लेता है कि ब्लड में वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर कम है। फिर ये कैरोटिड साइनस क्या करता है कि नाइन्थ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, दैट इज नाइन्थ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू ये कहाँ जानता है, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये आपका इंटर करता है और फिर यहाँ आपका ये मूव करते जाता है ऑल ओवर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये फिर मूव करते हुए ये जो सिग्नल है आपका प्री गैंग्लियन और फिर आपका ये प्री गैंग्लियन है सपोज, और ये आपका पोस्ट गैंग्लियन। फिर प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियन के थ्रू ये मैसेज को लेके आ जाता है कहाँ, दैट इज पॉल्किसंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस apparatus, juxtaglomeralar apparatus। और यहाँ पे ये फिर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, किसके, इसको हम लोग पूरा बोलते हैं सिंपैथेटिक आउटफ्लो, ठीक है। तो ये सारा सिग्नल्स को कैरी आउट करके ले आया कौन, सबसे पहले सेंस कौन किया, समझ लेते हैं। सबसे पहले सेंस किया आपका कैरोटिड साइनस, फिर आपका नाइन्थ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स के थ्रू उस सिग्नल को लेके गए कहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक आउटफ्लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है ना, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज कर देता है। फिर ये जो मैसेज जो लेके आया ये, फिर ये प्री गैंग्लियन के थ्रू, फिर पोस्ट गैंग्लियन, और ये फिर इंटर कर जाता है कहाँ, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस में बीटा 1 एड्रेजेनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूरॉन्स वहां पे क्या करते हैं कि ये बीटा 1 एड्रेजेनिक रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं और रिलीज क्या करेंगे, दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन। फिर ये नॉरएपिनेफ्रिन क्या करेगा, ये जो पॉल्किसन है इसको फिर स्टिमुलेट करेगा कि तुम और ज्यादा क्या बोलते हो उसको, रेनिन रिलीज करो। तो और एक बार इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ब्लड, सबसे पहले कि एक सिस्टम था, यहाँ दो इंटरनलाइज सिस्टम था। एक सिस्टम है आपका ये पॉल्किसन और एक है आपका मैकुला डेंसा। ये था आपका क्या, ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर मेयर डिवाइसेस, और ये है आपका सोडियम मेयर डिवाइसेस, ठीक है। और ये आपका प्रेजेंट है एफरेंट आर्टरियोल में, ये आपका नेफ्रॉन्स में। तो ये दो सिस्टम हो गया, एक सिस्टम हो गया आपका पॉल्किसन, दूसरा सिस्टम हो गया आपका मैकुला डेंसा। ये दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या नाम दिए, दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस। अब ये क्या किया, ये दो सिस्टम हो गया, ये दोनों इंटरनलाइज सिस्टम हो गया, और एक सिस्टम होता है एक्सटर्नल सिस्टम जो कि इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सिस्टमिक आर्च, ये क्या करता है कि ये डायरेक्ट ब्लड में वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर को सेंस करता है। अब कौन करता है, दैट इज कैरोटिड साइनस। फिर कैरोटिड साइनस उस मैसेज को कैरी करके लेके जाता है कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैसे ले जाएगा, थ्रू नाइन्थ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू। फिर नाइन्थ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ऑल ओवर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये मूव करेगा, और ये फिर प्री गैंग्लियन फिर पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन, फिर ऐसे करके मूव करके चला जाएगा कहाँ, दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस। फिर जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस में क्या होगा कि वहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा 1 एड्रेजेनिक रिसेप्टर। उसमें क्या होता है कि ये न्यूरॉन्स जाके बाइंड करते हैं और रिलीज करेंगे नॉरएपिनेफ्रिन, और वो फिर क्या करेगा, रेनिन का और स्टिमुलेट करेगा ये जक्स्टाग्लोमेरुलर पॉल्किसन सेल्स को कि तुम और ज्यादा रेनिन रिलीज करो। फिर ये और ज्यादा रेनिन रिलीज करेगा। तो दो सिस्टम हो गया रेनिन का स्टिमुलेट करने के लिए, रेनिन का कंसंट्रेशन को। एक हो गया ये आपका थ्रू न्यूरॉन्स, दैट इज सिंपैथेटिक आउटफ्लो, सिंपैथिक नर्व सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो ये क्या किया, ये भी सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज किया। तो सबसे पहला सिस्टम हो गया ये, और दूसरा सिस्टम हो गया ये दोनों क्या किया, सेंस किया कि ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कम है, और सब मिलके क्या किया, आपका पॉल्किसंस को स्टिमुलेट किया कि तुम और ज्यादा रेनिन रिलीज करो। फिर ये पॉल्किसंस और ज्यादा रेनिन रिलीज किया, फिर ब्लड में रेनिन मूव किया और वेन्स के थ्रू ये इंटर कर गया का नॉर्मल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। यहाँ पे आपका प्रेजेंट है लीवर। लीवर्स में क्या होता है, हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं। हेपेटोसाइट सेल्स क्या रिलीज करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स का रिलीज करते हैं, जैसे कि आपका हो गया बिलिरुबिन, फिर आपका हो गया ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन में मेनली अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन नहीं करता है क्योंकि गामा ग्लोबुलिन क्या एंटीबॉडी है,
वो आपका फिर क्या बी सेल्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये फिर हेपेटोसाइट सेल्स क्या किया, आपका एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज किया कहाँ, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और ये जो एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज करता है ऑलमोस्ट एवरी, हर समय अगर आप अभी भी अपना ब्लड ग्रुप ब्लड चेक कराओ, फिर ब्लड में अगर कंसंट्रेशन या फिर आपका जो भी प्रेजेंट है उसमें ब्लड में, अगर उसको चेकअप करा तो उसमें आपको एंजियोटेंसिनोजेन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एंजियोटेंसिनोजेन हमेशा लीवर रिलीज करते रहता है ब्लड में। मतलब आपका ब्लड ये सिस्टम एक्टिवेट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका जो ये एंजियोटेंसिनोजेन है वो ऑलमोस्ट हमेशा ब्लड में आपका प्रेजेंट रहता है। फिर ये रेनिन जैसे ब्लड में आया, ये लीवर क्या किया, एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज किया। अब ये लीवर, ये जो एंजियोटेंसिनोजेन क्या करेगा, ये रेनिन क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनोजेन 1 में। तो ये एंजियोटेंसिनोजेन जो होता है वो ऑलमोस्ट 14 अमीनो एसिड्स का पेप्टाइड होता है, और जो एंजियोटेंसिनोजेन 2 होता है ऑलमोस्ट ये ऑक्टा पेप्टाइड होता है। और फिर एंजियोटेंसिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिनोजेन 1 में। एंजियोटेंसिनोजेन क्या होता है आपका, 1 क्या होता है, डेकापेप्टाइड, और ये आपका 14 अमीनो एसिड्स का, और ये आपका 10 अमीनो एसिड्स का बना होता है। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन 1 कहाँ जाता है, लंग्स के पास से पास होता है। लंग्स में एक इंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग इंजाइम। एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग इंजाइम क्या करता है ना, एंजियोटेंसिनोजेन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजेन 2 में। जो कि एंजियोटेंसिनोजेन 2 क्या है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर है, उसके साथ साथ एक कोऑर्डिनेटली और एक चीज करता है, ब्लड में जो नॉर्मल कंसेंट्रेशन होता है उसके साथ पाया जाता है आपका ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन क्या है, ये वैसोडाइलेटर है। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये आपका इसको ब्रेडिकाइनिन है, ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक कर देता है। मतलब एक तरफ वो वैसोकंस्ट्रिक्टर को एक्टिवेट कर रहा है, तो एक तरफ क्या कर रहा है, वैसोडाइलेटर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और इस तरह करके ये फिर कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिनोजेन 2 में। अब फिर अब क्वेश्चन ये था, हम यहाँ पे डिस्कस किए थे कि ये जो एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है आपका ना तो अल्वुलाई में प्रेजेंट होता है, ना आपका क्या बोलते हैं उसको, ना ब्रोंक्यूल में प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होता है आपका ब्लड में, कैपिलरीज में, कैपिलरीज के इंडोथेलियल सेल्स में। इंडोथेलियल सेल्स के ऊपर ये एंजाइम एंजियोटेंसिनोजेन, ये इसके ऊपर, ये जो इंडोथेलियल सेल्स है इसके ऊपर ये एंजाइम्स प्रेजेंट है। मतलब ये सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर है, इसीलिए हम लोग इसको एक्टो एंजाइम भी बोलते हैं। और ये फिर आपका एंजाइम क्या करता है, ये प्रेजेंट आपका कहाँ, इंडोथेलियल सेल जो है उसके ऊपर में, दैट इज एक्टो साइड पे, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको एक्टो एंजाइम। और ये एंजाइम फिर क्या किया, एंजियोटेंसिनोजेन 2 को 1 को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिनोजेन 2 में, और जो कि है कि स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका नेफ्रॉन्स का, लीवर का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब ये एंजियोटेंसिनोजेन 2 तो एक्टिवेट हो गया, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, तो सपोज ये आपका हार्ट है, कैरोटिड साइनस था। सपोज ये आपका हार्ट है, ये आपका राइट हार्ट है, ठीक है, ये आपका राइट हार्ट है, और ये आपका लेफ्ट हार्ट है। क्या है आपका, ये आपका राइट हार्ट, और ये आपका क्या है, दैट इज लेफ्ट हार्ट, ठीक है। ये आपका हो गया, सॉरी इसको अच्छा से बना लेते हैं। ये आपका हो गया राइट हार्ट, और ये आपका हो गया लेफ्ट हार्ट, दैट इज ये आपका हो गया लेफ्ट हार्ट। तो इसमें क्या होता है कि दोनों हार्ट जुड़ा हुआ रहता है किससे, दैट इज थ्रू कैपिलरीज, ऐसे कैपिलरीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका राइट हार्ट, ये हो गया आपका लेफ्ट हार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका लंग्स प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ से ब्लड आपका इंटर करेगा कहाँ, लेफ्ट हार्ट में।
तो क्या होता है ना कि ये क्या है, ये राइट, ये क्या है आपका वेन्यूल्स, ये क्या करेगा आपका वेन्यूल्स है, और ये क्या है आपका आर्टेरियोल्स है, आपका आर्टेरियोल्स है, ठीक है। तो जब एंजियोटेंसिनोजन क्या किया, टू क्या करता है आपका, ये वेसोकंस्ट्रिक्टर है, तो ये क्या करेगा कि देख नॉर्मल केस में क्या होता है, वेन्स में ज्यादा ब्लड रहता है कि आपका आर्टरी में, वेन्स में ज्यादा ब्लड रहता है, ऑलमोस्ट अगर 100% ब्लड है तो उसमें 70% ऑफ ब्लड जो होता है प्रेजेंस कहाँ होता है, दैट इज वेन्यूल्स में। ओनली 30% या 40% ब्लड प्रेजेंट होता है आपका आर्टरीज में। तो वेन्यूल्स में आपका क्या ब्लड का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या करता है, वेसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है। वेसोकंस्ट्रिक्टर का काम कैसे करता है अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे ये एंजियोटेंसिनोजन ब्लड से यहाँ आया, तो ये जो आपका कैपिलरीज में यहाँ आपका क्या ये क्या है आपका वेन्यूल्स के यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है। ये एंजियोटेंसिनोजन 3 तरह से काम करता है। सबसे पहला वर्क करेगा यहाँ पे वेन्यूल्स के यहाँ पे जो सेल्स है इस पे, इस जो वेन्यूल्स के ये जो सेल्स है इस पे वर्क करेगा और इसको क्या करेगा कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो ये जो वेन्यूल्स है, वेन्यूल्स सपोज कीजिए आपका ब्लड कंटेन किया था, ये ब्लड कंटेन किया है, ठीक है। अब वेन्यूल्स में 70% ऑफ सबसे ज्यादा ब्लड वेन्यूल्स में ही होता है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ ब्लड वेन्यूल्स में होता है। तो वेन्यूल्स में ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो अब ये वेन्यूल्स में ब्लड है कितना 70% ऑलमोस्ट। तो ये एंजियोटेंसिनोजन क्या करता है, यहाँ पे जहाँ एक्सचेंज होता है ब्लड का, तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है इसको यहाँ कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो किसके साइड के थ्रू, वेन्यूल्स के साइड वाला। तो वहां पे जब कंस्ट्रिक्ट कर दिया तो ये ब्लड इधर मूव कर सकता है नहीं, तो जब कंस्ट्रिक्ट नहीं मूव नहीं कर सकते तो ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा और ये फिर मूव करने लगेगा कहाँ, राइट हार्ट टू फिर आपका ये लेफ्ट हार्ट में, दैट इज ये लेफ्ट हार्ट में मूव कर लेगा, ठीक है। लेफ्ट हार्ट में चला गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका इनिशियली ये जो आपका क्या है लेफ्ट हार्ट में इंटर किया, तो लेफ्ट हार्ट में क्या हुआ आपका, ये ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर गया कहाँ, लेफ्ट हार्ट में, ठीक है। सेकेंड चीज क्या करता है, तो हाँ सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। तो ये क्या किया, इसको कंस्ट्रिक्ट किया, वेन्यूल्स के साइड में जो सेल्स है इसको, अब इसको कंस्ट्रिक्ट करने के कारण ब्लड का वॉल्यूम, जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण ये ब्लड वॉल्यूम फिर मूव करने लगा राइट हार्ट टू फिर लेफ्ट हार्ट। लेफ्ट हार्ट में क्या होगा फिर आपका, वहां पे ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, मतलब कि जो इनिशियल फेज में जहाँ फीलिंग होता है हार्ट पे ब्लड का वो फिर बढ़ गया, वो बढ़ गया उसका मतलब क्या होगा, कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम सॉरी कार्डियक आउटपुट बढ़ा। कार्डियक आउटपुट बढ़ने से क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा कि जैसे कि आपका कार्डियक आउटपुट, जैसे कि जब वहाँ फीलिंग होता है तो वहां पे क्या होगा कि अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है तो और स्ट्रेच करेगा वेंट्रिकल्स, तो और स्ट्रेच करने के कारण क्या होगा कि वो और ज्यादा हाई प्रेशर से पुश करेगा ब्लड को, इसीलिए कि कार्डियक अगर आउटपुट ज्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। और फिर इसके कारण क्या होगा कि नॉर्मली एक सिस्टोलिक होता है एक डायस्टोलिक, तो जब हार्ट पंप किया तो सिस्टोलिक कंडीशन में, तो जब ये पंप कर रहा है वहां कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है, कार्डियक आउटपुट ज्यादा है, तो क्या होगा ब्लड प्रेशर राइज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका राइज कर जाएगा। अब जब सिस्टोलिक करने के बाद अब क्या होगा, मेनली डायस्टोलिक प्रेशर्स में, डायस्टोलिक कंडीशन में क्या होता है, हार्ट रेस्टिंग कंडीशन पे रहता है। तो डायस्टोलिक में क्या होता है कि जब हार्ट रेस्टिंग कंडीशन में रहता है इसका मतलब आर्टेरियल में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम रहता है। लेकिन अब सेकेंड टाइम में ये एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या करता है ना, सेकेंड एक्शन इसका ये है कि इसमें जो आर्टेरियोल्स का यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है इसको कंस्ट्रिक्ट करेगा। सबसे पहले कंस्ट्रिक्ट किया वेन्यूल्स के तरफ वाले को, जिसके कारण कंस्ट्रिक्ट किया तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, वेन्यूल्स में जितने भी ब्लड थे वो सारे पंप हो गए कहाँ, दैट इज लेफ्ट हार्ट में। फिर लेफ्ट हार्ट में आपका क्या हो गया, कार्डियक वॉल्यूम बढ़ गया, कार्डियक का वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या हुआ, फिर कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज किया, फिर आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज किया, जिसके कारण आपका सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हुआ। सेकेंड चीज ये एंजियोटेंसिन क्या करता है कि जो हार्ट के जो लेफ्ट हार्ट में
जो लेफ्ट हार्ट की तरफ जो कैपिलरीज के बगल में जो सेल्स होते हैं उस पे जाके ये एक्ट करेगा, वहां पे कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो सपोज अगर इस जगह पे ये कंस्ट्रिक्ट किया ऐसे करके, तो कंस्ट्रिक्ट किया तो ये क्या हुआ, इस जगह को टाइटली ये बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो अब ब्लड इसके थ्रू इंटर कर सकता है इधर नहीं। तो नॉर्मली केस में क्या होगा कि यहाँ ब्लड का वॉल्यूम कम है। डायस्टोलिक मतलब कि हार्ट रेस्टिंग कंडीशंस में, हार्ट जब रेस्टिंग कंडीशन में है तो क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम है आपका। तो ब्लड वॉल्यूम कम है तो यहाँ पे तो हमको ब्लड वॉल्यूम ज्यादा चाहिए क्योंकि ब्लड में ब्लड वॉल्यूम कम है। तो ये क्या करेगा, ये जो एंजियोटेंसिनोजन 2 है ये आपका इसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो जब कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो जो आर्टरियोल्स में जो ब्लड है वो मूव कर पाएगा कैपिलरीज की ओर नहीं। तो जब मूव नहीं कर पाएगा तो जब डायस्टोलिक कंडीशंस में भी क्या होगा, ये जो आर्टरियोल है इसमें ब्लड फील किया हुआ रहेगा। तो सबसे पहला ये किसको इंक्रीज किया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। सेकेंड ये किसको इंक्रीज करेगा, दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। यही तो हम लोग को चाहिए था कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना था। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके कारण बढ़ा, एंजियोटेंसिन 2 के थ्रू। तो कैसे हुआ ना कि जो राइट हार्ट में जो यहाँ पे सेल्स है कैपिलरीज के बगल में उसको कंस्ट्रिक्ट किया, तो वेन्यूल्स में ब्लड का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 70% ज्यादा होता है। तो ये ब्लड फिर कहाँ मूव कर गया आपका, राइट हार्ट टू लेफ्ट हार्ट। लेफ्ट हार्ट में फिर आपका कार्डियक जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया, जिसके कारण आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा। और जब सिस्टोलिक मतलब जब अब सब हार्ट पंप किया ब्लड, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक कंडीशन, जब हार्ट एक्शंस में है तो उस समय क्या किया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब जब हार्ट रेस्टिंग कंडीशंस में होता है वहां पे तो फिर आपका हार्ट क्या रहता है, हार्ट आर्टरियोल में जो है ब्लड कम रहेगा। तो उस समय क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजन 2 ये आर्टरियोल की तरफ आता है और यहाँ पे जो कैपिलरीज है उसके बगल में ये जो सेल्स है उसको जाके वहाँ कंस्ट्रिक्ट कर देता है। अब यहाँ कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो यहाँ जो आर्टरियोल्स में जो ब्लड है वो इंटर कर पाएगा इसमें नहीं, वेन्यूल्स में तरफ भी नहीं जा पाएगा। तो जब इसमें जाएगा ही नहीं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो जब हार्ट रेस्टिंग कंडीशन में रहा तो भी ब्लड वॉल्यूम ज्यादा रहा, इसका मतलब है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज किया। तो इस तरह से ये प्रेशर्स को, ब्लड प्रेशर या फिर जो ब्लड प्रेशर कम हुआ था उसको कंट्रोल किया। अब सेकेंड चीज आता है कि इसमें ब्लड वॉल्यूम को फिर ये कैसे इंक्रीज करता है। तो ब्लड वॉल्यूम का जब बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है आपका एड्रिनल ग्लैंड का। ये क्या है आपका, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो सपोज ये आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, ये क्या रिलीज करेंगे, दैट इज एड्रेनलिन। एड्रीनलिन ये आपका रिलीज किया क्या, दैट इज एड्रेनलिन। अब क्या होता है ना कि ये जो एड्रेनलिन है अब जैसे यहाँ पे जो सेल है दैट इज लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में यहाँ पे सेल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेल्स। इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका प्रिंसिपल सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट के बीच में। तो अब नॉर्मली हर सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इसके पास भी आपका क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ये आपका सपोज न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होगा, जीन कंटेंस करेगा। तो सपोज इसमें 3 जीन ऐसे जीन प्रेजेंट है। तो ये जो एड्रेनलिन है, ये एड्रेनलिन कौन रिलीज किया, दैट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स है। ये आपका कौन सा रीजन है, दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट रीजन होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स का। तो ये जोना ग्लोमेरुलोसा से ये रिलीज किया एड्रेनलिन। अब ये कहाँ गया, डायरेक्ट बाइंड किया कहाँ, आपका प्रिंसिपल सेल्स में एंटर किया। प्रिंसिपल सेल्स में न्यूक्लियस स्पेस का रिसेप्टर जैसे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एड्रेनलिन और ये जो प्रिंसिपल सेल्स का है ये हार्मोन और क्या बोलते हैं आपका रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। यहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और ये हो गया आपका रेड वाला जो है ये आपका हो गया एड्रेनलिन। अब जैसे बाइंड करेगा तो ये जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा। तो क्या होगा कि तो सबसे पहला सपोज ये जीन नंबर 1 है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आपका प्रिंसिपल सेल्स है। तो सपोज जो पहला जीन है ये जीन का रेगुलेशन हुआ, तो ये क्या करेगा ना, कौन सा चीज को एक्टिवेट करेगा, ये फॉर्म करेगा दैट इज सोडियम पोटासियम एटीपीएज। दैट इज सोडियम पोटासियम एटीपीएज।
और ये जो सोडियम पोटासियम एटीपीएच जो बना सबसे पहला जीन से, ये जीन जाके कहाँ इम्बेडेड हो जाएगा, दैट इज लेटरल और बेसल जो लाइनिंग है, ये आपका बेसल और रीजन हो गया और ये दोनों आपका लेटरल हो गया। और ये आपका क्या हो गया, ये जो रीजन है जो कि आपका नेफ्रॉन्स की ओर फेस किया हुआ है, ये हो गया आपका ल्यूमिनल रीजन। तो ये जो सोडियम पोटासियम एटीपीएच जो फॉर्म हुआ जो पहला जीन का रेगुलेशन के कारण, तो ये सोडियम पोटासियम एटीपीएच कहाँ, ये सारे लेटरल्स में, लेटरल रीजन और बेसल रीजन में जाके इम्बेडेड हो जाएगा। जब सोडियम पोटासियम का एटीपीएच का यहाँ इम्बेडेड हो जाएगा बेसल और लेटरल रीजन में, इसका मतलब क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ, ये क्या करता है, सोडियम को बाहर भेजता है और 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटासियम को अंदर लाता है। तो क्या करेगा, ये प्रिंसिपल सेल्स के थ्रू ये जो सोडियम आयन है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का एक्सचेंज करेगा और ये सोडियम आयन को फिर आपका नॉर्मल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वहां सेंड करेगा। तो जो सबसे पहला जीन है वो क्या किया, दैट इज सोडियम पोटासियम एटीपीएच का फॉर्म हुआ। ठीक है, जो सेकेंड जीन है इससे क्या होता है कि यहाँ पे आपका ये फॉर्म करता है, दैट इज सोडियम चैनल्स। ये कुछ प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे जिसको जो फॉर्म करता है दैट इज सोडियम चैनल। और ये सोडियम चैनल कहाँ इम्बेडेड होंगे ना, ये सोडियम चैनल आपका इम्बेडेड होगा कहाँ ना, लेटरल की ओर, ये आपका लेटरल साइड है। तो ये सोडियम पोटासियम चैनल जो आपका है ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा आपका प्रिंसिपल सेल्स के। ठीक है, अब जब सोडियम चैनल है तो सोडियम का कंसेंट्रेशन किधर ज्यादा है, सेल प्रिंसिपल सेल्स में या फिर किडनी में, नेफ्रॉन्स में। यहाँ तो सोडियम तो बाहर लेके जा रही है सोडियम पोटासियम एटीपीएच, मतलब प्रिंसिपल सेल में सोडियम का कंसेंट्रेशन कम है और इसमें सोडियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो सोडियम मूव कहां से करेगा, फ्रॉम हाई टू लो, तो सोडियम फिर कहां एंटर करेगा, दैट इज प्रिंसिपल सेल्स में। और प्रिंसिपल सेल्स में सोडियम जैसे एंटर किया, फिर ये सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम पोटासियम पंप इसको फिर से सोडियम को यहां से लेके जाएगा कहां, सर्कुलेटरी सिस्टम में। और इस तरह करके क्या करेगा, ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें ब्लड में आपका क्या करेगा, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन को हाई कर देगा। सेकेंड चीज यहां आता है, ये जो थर्ड जीन है, ये थर्ड जीन क्या करेगा, ये थर्ड जीन क्या करेगा, सॉरी सपोज ये आपका थर्ड जीन है, ये थर्ड जीन क्या होगा, ये सेकंड हो गया आपका। सबसे पहले क्या हुआ, सोडियम पोटासियम एटीपीएच, दूसरा क्या हो गया, दैट इज सोडियम चैनल्स, और तीसरा चीज होता है आपका ये फॉर्म करेगा आपका क्या, पोटासियम चैनल्स। ये आपका क्या फॉर्म करेगा, तीसरा नंबर है ये आपका पोटासियम चैनल। ठीक है, अब ये पोटासियम चैनल भी कहाँ इम्बेडेड होगा ना, ये पोटासियम चैनल आपका इम्बेडेड होगा कहाँ, ये भी लेटरल रीजन पे, ये लेटरल रीजन में। तो सेल के अंदर पोटासियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पोटासियम का यहाँ पे इफ्लक्स होगा टू द किडनी, और ये फिर पोटासियम यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो जनरली यहाँ क्या हो रहा था, हम लोग देखें कि ये जो एड्रिनल, ये आपका क्या एड्रिनल ग्लैंड है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। एड्रिनल ग्लैंड में जो आउटर मोस्ट रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो इंटरनल रीजन होता है, जो सेंट्रल रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। तो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें जो आउटर मोस्ट रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना ग्लोमेरुलसा, उसके बाद होता है जोना फेसिकुलेटा, फिर होता है आपका जोना रेटिकुलरिस। तो जब से आउटर मोस्ट है दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, ये आपका जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या रिलीज किया, दैट इज एड्रेनलिन। अब ये एड्रेनलिन का रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ आपका जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन्स में यहाँ जो लेट डीसीटी है, लेट डीसीटी और आपका कलेक्टिंग डक्ट, वहां पे आपका प्रेजेंस है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स में क्या होता है कि अगर सेल है इसका मतलब क्या है, उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का कंस्टिट्यूट करेगा, जीन। तो यहाँ पे इसका ये जो एड्रेनलिन है इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है कहाँ, इस पे न्यूक्लियस के प्रिंसिपल सेल के। अब ये आके बाइंड कर गया और क्या फॉर्म किया, दैट इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स यहाँ हम लोग लेके चले ऑलमोस्ट 3 टाइप ऑफ जीन, तीनों जीन का यहाँ पे रेगुलेशन होगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा। तो जो सबसे पहला जीन है वो क्या फॉर्म किया, दैट इज सोडियम पोटासियम एटीपीएच, सोडियम पोटासियम एटीपीएच। ये सोडियम पोटासियम एटीपीएच जो हुआ वो कहाँ इम्बेडेड हुआ ना, ये इम्बेडेड होता है आपका, ये आपका क्या हो गया, 2 लेटरल रीजन, ये बेसल रीजन और ये आपका ल्यूमिनल रीजन। ठीक है, 3 रीजन है। तो ये सोडियम पोटासियम एटीपीएच आपका इम्बेडेड हुआ कहाँ, लेटरल रीजन में और बेसल, सॉरी लेटरल रीजन और बेसल रीजन में।
सोडियम पोटेशियम एटीपीएस हुआ मतलब कि वो 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, मतलब सेल में सेल ये प्रिंसिपल सेल से सोडियम को लेके जाएगा कहाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में। सेकेंड जीन का अगर हुआ वो क्या करता है, सोडियम चैनल्स का फॉर्मेशन करता है, और वो सोडियम चैनल कहाँ इम्बेडेड होता है ना, वो इम्बेडेड होता है आपका लुमिनल रीजन पे। लुमिनल रीजन पे सोडियम चैनल्स का इम्बेडेड हुआ, तो ये क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इफ्लक्स कराएगा इनसाइड द प्रिंसिपल सेल। तो सोडियम आयन का प्रिंसिपल सेल्स के अंदर इफ इनफ्लक्स होगा तो इसके कारण क्या होगा, प्रिंसिपल सेल के अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया। अब ये फिर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन, फिर सोडियम पोटेशियम जो एटीपीएस पंप है वो फिर इसको लेके यहाँ पे आपका लेके जाएगा, ठीक है। फिर जो तीसरा जीन है दैट इज वो क्या फॉर्म करेगा, दैट इज पोटेशियम चैनल का। और पोटेशियम चैनल, पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर जाता है कि सेल के बाहर, दैट इज पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर जाता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर ला रहा है। तो ये क्या करेगा, फ्रॉम इनसाइड द प्रिंसिपल सेल टू द नेफ्रॉन की ओर पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होगा, और फिर पोटेशियम आयन कलेक्टिंग डर्ट फिर आपका यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाएगा। अब जैसे कि सोडियम को फॉलो करते हुए कौन चलता है, वाटर। तो मतलब यहाँ पे सोडियम इंटर किया है, इसके साथ साथ कौन जाएगा, वाटर, दैट इज वाटर। और फिर वाटर फिर यहाँ से सोडियम पोटेशियम पंप इसके थ्रू फिर आपका ये वाटर आ जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम में, वाटर का भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज किया। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया, करवाया कौन, हार्ट में कैसे हुआ हम लोग पढ़े, एंजियोटेंसिनोजन 2। यहाँ पे कैसे किया आपका प्रिंसिपल सेल्स का रोल है एड्रेन। हाँ, एक चीज यहाँ पे है कि ये जो एड्रेनलिन है उसको रिलीज कौन कराया, दैट इज ये भी आपका रिलीज कराया है एंजियोटेंसिनोजन 2, एंजियोटेंसिनोजन 2। तो एंजियोटेंसिनोजन का 2 का जो 3 जगह रोल हुआ, ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है, 3 जगह रोल हुआ। पहला रोल हुआ आपका राइट हार्ट में, यहाँ सेल्स जो प्रेजेंट है आपके कैपिलरीज के बीच, और फिर एक हुआ लेफ्ट हार्ट में, वहां फिर आपका ब्लड कार्डियक वॉल्यूम इंक्रीज कराया, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ाया, डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ाया, और फिर आपका दोनों प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जो कम था। और थर्ड चीज ये एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या किया, ये एड्रेनल ग्लैंड पे वर्क किया, वहां से फिर आपका एड्रेनलिन का रिलीज कराया। फिर वो एड्रेनलिन क्या किया, उसका रिसेप्टर्स प्रेजेंट है प्रिंसिपल सेल्स में, वहां प्रिंसिपल सेल्स में जाके फिर वो एक्ट किया और उसको फिर सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज किया, और उसको फिर ब्लड में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है पेशेंट का वो इंक्रीज कर गया। अब इस जगह पे क्या हुआ, अब उसके ब्लड में ब्लड प्रेशर जो कम था वो भी बढ़ गया, और जो ब्लड वॉल्यूम कम था वो भी बढ़ गया, दोनों बढ़ गया। अब जब दोनों बढ़ गया तो फिर से पेशेंट नॉर्मल कंडीशंस में आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये सिस्टम चलता है कि ये हमने देखा कि पूरे कैसे आपका लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, इस सारे के कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे ये रास सिस्टम एक्टिवेटेड होता है, इसको हमने देखा कि, और ये वन ऑफ द मोस्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शन है किसका, दैट इज रास का, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन अल्डोस्टेरोन एक्सिस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है अगर उस तरह से देखें, क्योंकि ये रेगुलेट कर रहा है किसको, ब्लड प्रेशर को और ब्लड वॉल्यूम को। तो इसी तरह से ये सारा ऑर्गन्स अपना वर्क किया, कैसे कैसे किया हमने सारा चीज़ डिटेल में देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।